यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर 30 क्वेश्चंस जो आपको दे रखे हैं उसके आंसर सर। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को किसी ना किसी पॉइंट में डाउट रहेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन का जो वीडियो बनेगा उसमें मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है? तो आप ये एक्सपेक्ट ना करिए कि रेगुलर बैच में जैसे आराम आराम से ऐसे होले होले पढ़ाते थे वैसे पढ़ाने वाले नहीं। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, किसी भी एडजस्टमेंट में आपको तकलीफ है तो उस एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पीजीबीपी टॉपिक। बेसिकली ये आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन है और आपको फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, दैट इज ऑफ द 14 मार्क्स। सो 14 मार्क्स क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, बट ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जहां पे आप देखेंगे मैंने कितने सारे एडजस्टमेंट है वो कवर किए हैं। अप्रॉक्स आप देखेंगे देयर आर टोटल 40 एडजस्टमेंट जो इस क्वेश्चन में कवर किए हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट एक बार अपन रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बोलता क्या है वो रीड कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं फटाफट इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी इसको रीड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड मार्केटिंग ऑफ द डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट शोन अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 72 lakh for the financial year ended 31st March 2022 after charge of the following item. So they have given the net profit as per the accounts and that net profit as per account is 72 lakh। और ये कंपनी का काम क्या है? कंपनी इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एज वेल एज द मार्केटिंग ऑफ द डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। सो ये लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं एज वेल एज मार्केटिंग भी करते हैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स की। अब एक बात समझना, यहां पे आपको कुछ आइटम्स दे रखी है, दैट इज आइटम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे कुछ आइटम्स दे रखी है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक आइटम अपन बाद में देखेंगे। अब एक बात समझना, यहां पे आपको दे रखी है आइटम क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मींस जो पीएनडल के क्रेडिट में डाल रखी है ऑलरेडी। अब एक चीज समझना, इसके बाद दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, हमेशा ये अजम्पशन रहेगा कि जो भी पॉइंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखे हैं, इन पॉइंट्स का अभी तक इफेक्ट आपने पीएनडल में नहीं दे रखा है, मींस यू हैव नॉट गिवन द इफेक्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब तक स्पेसिफिकली बोला ना हो। अगर स्पेसिफिकली बोला है कि ये पीएनडल के डेबिट में या क्रेडिट में डाला है तो ही आपको ये मानना है कि इसका इफेक्ट दे रखा है। अदरवाइज ये माना जाएगा कि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट अभी तक आपने नहीं दिया है। तो चलिए हम आपको इसमें पूछा क्या है, तो लास्ट में अपन चले जाते हैं। इसमें पूछा क्या है? Compute the total income of the BB Industries Limited for the assessment year 22-23. Give brief reason for the treatment given in the each of the item taken into consideration in computation of income of the company and ignore the provision of section 115BAA. So 115BAA जो आपका 22% वाला सेक्शन होता है, 22% की रेट से जो टैक्स लगता है, उस सेक्शन को आपको इग्नोर करना है। और आपसे पूछा है कि आप इसका टोटल इनकम निकालिए बीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। टोटल इनकम मींस ऑब्वियसली यू हैव टू कंसीडर द इनकम ऑफ द पांचों हेड का इनकम लेना है, ऑल 5 हेड ऑफ इनकम। इफ देयर इज अ डिडक्शन, आप डिडक्शन लीजिए और डिडक्शन के बाद में आपका जो भी रहेगा वो टोटल इनकम रहेगा। अब एक बात समझना, एग्जाम में आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, तो टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली आपको सैलरी इनकम नहीं रहता, बिकॉज व्हेन दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड मोस्टली इसमें बिजनेस के एडजस्टमेंट रहते हैं, तो आपको सैलरी के एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको सैलरी के एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाउस प्रॉपर्टी का कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, कैपिटल गेन का कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, एज वेल एज द आपके बिजनेस के है वो लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट रहेंगे, अदर सोर्सेज के कुछ एडजस्टमेंट है वो हो सकते हैं। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, इसमें एक पॉइंट है, अब अपन पढ़ना चालू करते हैं करके, ठीक है? तो चलिए इन्होंने पीएनडल के डेबिट में क्या डाल रखा है? तो पीएनडल के डेबिट में सबसे पहले डाल रखा है दैट इज डेप्रीशिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 24 लाख रुपीस का आपने डेप्रीशिएशन पीएनडल के डेबिट में डाल रखा है। तो कुल मिला के मैं एक बात बताऊं, इन्होंने जो पीएनडल बनाया होगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से, सपोज दिस इज द पीएनडल दे ऑलरेडी made, and in this P&L in the debit side here they have put it the depreciation. So guys, here your net profit is 72 lakh rupees. So how you will compute the PGBP income? सो गाइस पीजीबीपी इनकम के लिए यू हैव टू फॉलो द इनडायरेक्ट मेथड। देखो दो तरह की मेथड होती है, वन इज द डायरेक्ट मेथड, वन इज द इनडायरेक्ट मेथड। जब आपको डायरेक्ट मेथड कैसे होता है, आप इनकम ले लीजिए, अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है इन एग्जामिनेशन, कभी एग्जामिनर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देता है कि ये आपको इस साल रिसिप्ट हुई है, ये आपको पेमेंट किया आपने, तो वहां पे आप डायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। आप इनकम ले लेंगे सेक्शन 28 के हिसाब से, 41 के हिसाब से, और उसमें से जितने भी सेक्शन 30 से 37 के खर्चे हैं वो आपको अलाउ कर देंगे। ऐसा सीए फाइनेंस
फाइनल में नहीं पूछा जाता। सीए फाइनल में आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करनी रहती है। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होगा अकाउंट्स पी&एल का, दैट इज 72 लाख। तो जब भी आप पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करेंगे तो पीजीबीपी के इनकम में आप चालू करेंगे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन फ्रॉम द नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज योर 72 लाख रुपीज। सो 72 लाख रुपीज इज योर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से पी&एल का 72 लाख दे रखा है। अब एक बात समझिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको दे रखा है डेप्रीशिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। सो मुझे एक बात बताइए, डेप्रीशिएशन एज पर कंपनीज एक्ट क्या अलाउ होता है? आंसर इज नो, वो तो डिसअलाउड होगा ना। आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 32 के हिसाब से आपको डेप्रीशिएशन अलाउ होगा। तो मैं एक बात बताऊं, यहां पी&एल के डेबिट में 24 लाख का डेप्रीशिएशन डाला हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, ये पी&एल के डेबिट में नहीं आना चाहिए। तो जब मैं इसको डिसअलाउड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब भी मैं इसको डिसअलाउड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इसको हटा दीजिए। तो जब पी&एल के डेबिट साइड में कंपनीज एक्ट का जो भी डेप्रीशिएशन दे रखा है इसको आप हटा देंगे, और जैसे ही आप इसको हटा देंगे तो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो यू हैव टू ऐड द, तो 24 लाख का जो पहला एडजस्टमेंट है वो आप ऐड करने वाले हैं, दैट इज द डेप्रीशिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। 24 लाख रुपीस आपने डिसअलाउड कर दिया। अब एक चीज समझना है यहां पे, आप एक काम करिए, जब भी आप ये चालू करते हैं तो आप जब नेट प्रॉफिट एज पर पी&एल अकाउंट लेते हैं ना, और उसके बाद आप ऐड करते हैं, उसके बाद कुछ आइटम्स आप लेस करते हैं, तो ऐड करते टाइम आपको ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिख लेने का, ऐड item debited but to be considered separately or to be disallowed। तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम ये बोला था, आप ऐसा लिखिए डिसअलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली, ऐसा आप लिख सकते हैं, डिसअलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली। आइटम कंसिडर सेपरेटली मींस हो सकता है वो किसी और हेड की आइटम हो, किसी और हेड में कंसिडर होगी, तो आप उसको क्या कर दीजिए? डिसअलाउड कर दीजिए, या फिर आइटम कंसिडर सेपरेटली। अब एक बात समझना, कुछ ऐड वाले पॉइंट आपके होंगे और फिर कुछ लेस वाले पॉइंट होंगे। तो जब आप लेस में लिखेंगे तो लेस में आप लिख सकते हैं अलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली। जब आपका लेस वाला पॉइंट रहेगा, उस लेस वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं या तो अलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली। तो आप कैसे लिखेंगे? आइटम क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट इंक्लूडेड इन द बिजनेस इनकम, तो ये आइटम कंसिडर सेपरेटली हो गया। और परमिजिबल एक्सपेंडिचर और अलाउंस, यहां पे आप सिर्फ अलाउड लिख सकते हो, अलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं दूसरे एडजस्टमेंट पे। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन के एड में एक और चीज दे रखी है, दैट इज द interest amounting to rupees 60,000 for the short payment of advance tax paid as per section 234B relating to the assessment year 2021. This is the income tax liability. Guys, income tax liability is your personal liabilities, ये अलाउ नहीं होता है। तो जो इनकम टैक्स का लाइबिलिटी है वो पी&एल के डेबिट में डाल रखा है, उसको अलाउ नहीं करेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आप ध्यान रखिए, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है, सरचार्ज है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, और पेनल्टी तो अलाउ होता ही नहीं है। तो इनकम टैक्स का कोई भी अलाउ नहीं होगा। आपने पी&एल के डेबिट में डाल रखा है, तो इसको यहां से हटाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये डिसअलाउड है। तो आप सेकंड एडजस्टमेंट में आप देखेंगे तो मैंने यहां पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B फॉर द शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 60,000 मैंने डिसअलाउड किया है। अब यहां पे एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे यहां पे, उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड नोट्स कहां पे लिखने हैं? उसमें दो व्यू आते हैं। बहुत बार आईसीआई ऐसा भी करती है कि क्वेश्चन को एक जगह सॉल्व कर देती है और उसके बाद नोट्स लास्ट में देती है। 1 2 3 4 5 6 नोट्स है वो लास्ट में देंगे। मैंने आपको रेगुलर बैच में जब एक क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था नोट्स लास्ट में भी दे सकते हो, बट ये भी एक अच्छा व्यू रहता है कि आप एक काम करिए, जहां पे एडजस्टमेंट है वहीं पे आप उसका नोट लिख लीजिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, जहां पे एडजस्टमेंट है ना वहीं पे उसका नोट लिखा है। तो आप देखेंगे जहां एडजस्टमेंट है वहीं पे आपको नोट लिखा है, नोट आप वहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए। अगर मान लो आपने कोई चीज डिसअलाउड की है, वो क्यों की है, वहीं पे आप ब्रैकेट में उसका नोट लिख लीजिए। तो आप यहां पे लिखेंगे एज पर सेक्शन 40, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है कोई बात नहीं है, आप लिखिए एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स दैट इनकम टैक्स इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी, इट इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर। तो आप देखिए यहां पे नोट में क्या लिखा हुआ है, any interest payable for the default committing by assessee for discharging his statutory obligation under Income Tax Act 1961 which is calculated with reference to the tax on income is not allowable as deduction under section 40 clause A subclause 2. Since the same has been debited to the statement of profit and loss account then it has to be added because ये आपका क्या हो जाएगा, disallowed हो जाएगा। चलिए अब अपन वापस चलते हैं ऐड में, और ऐड में आप एक और एडजस्टमेंट, तीसरा एडजस्टमेंट क्या बोलता है, interest on borrowing cost
interest and borrowing cost amounting to rupees 9,50,000 and 7 lakh, though not meeting the criteria for the recognition as a component of cost included in the cost of the opening and closing inventory respectively। एक बात समझिए, ये आपको अकाउंट जैसा कुछ एडजस्टमेंट लग रहा है कि आपने ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ऐसा कंपोनेंट डाला है जो कि इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट है, जो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मींस रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए था, मींस उसको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में नहीं डालना चाहिए था, आपने गलती से डाला है। ये आपका आईसीडीएस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो यहां पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 9,50,000 एंड 7 लाख, दो नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। ये जब रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया ही मैट नहीं कर रहा है तो आपने गलत डाला है करके, ठीक है। इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री रेस्पेक्टिवली। तो मुझे एक बात बताइए, ओपनिंग स्टॉक में 950 डाला हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में आपने जो है वो आपने 7 लाख डाला हुआ है। तो एक बात बताइए मुझे, जब आप पीएनडल बनाएंगे तो इस पीएनडल में मैं बताऊं आपने क्या किया होगा, यहां पे ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रखा होगा दैट इज बाय 950, और आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रखा होगा बाय 7 लाख रुपीस। आप एक काम करिए, इसको रिमूव कर दीजिए, बिकॉज जब रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में नहीं डालना चाहिए। अगर आपने डाला है उसको रिमूव कर दीजिए। अब एक बात बताइए, अगर आप 7 लाख को यहां से हटाएंगे, मींस क्लोजिंग स्टॉक को हटाएंगे, तो आपका प्रॉफिट कम होगा। जब आप क्लोजिंग स्टॉक को हटाएंगे तो 7 लाख से आपका प्रॉफिट कम होगा, और अगर आप ओपनिंग स्टॉक में से हटाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आप इसको दो तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक काम करिए, या तो आप अपने प्रॉफिट से 7 लाख को लेस कर दीजिए, मींस लेस कर दीजिए इन द लेस, जब आप जो बना रहे हैं पीजीबीपी का इनकम लेस कर दीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक कंपोनेंट ऑफ लाइक कॉस्ट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक दैट इज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन, आप उसको लेस कर दीजिए। एंड 9,50,000 है, ये क्या होगा, जैसे ही आप इसको हटाएंगे करके, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिए। नहीं तो आप एक काम करिए ना, इसका आप डायरेक्टली वन इंपैक्ट दे सकते हैं, बिकॉज 7 लाख को हटाएंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा बाय 7 लाख, और 9,50,000 को हटाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा बाय 950। सो सिंपली कैन आई से दैट 2,50,000 का प्रॉफिट बढ़ा लीजिए। नेट इफेक्ट 2,50,000 का आप प्रॉफिट है वो इस एडजस्टमेंट की वजह से आप बढ़ा लीजिए। तो यहां पे आप देखेंगे मैंने वही किया है। मैंने क्या किया है, ऐड वाली आइटम में यहां पे 2,50,000 मैंने ऐड किया है, और मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूडेड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। एज पर आईसीडीएस नंबर 2 रहता है इन्वेंट्री से रिलेटेड, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट विच डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन एज कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। Since the same have been included in the opening and closing inventory, the difference between 9,50,000 being interest included in opening inventory and 7 lakh being interest included in closing inventory has to be added back. So net 2,50,000 है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बिकॉज भैया इसका एडजस्टमेंट है वो होगा और इसको अपन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Expenditure of 41,000 paid in cash comprised 22,000 directly paid to the producer of the dairy farming प्रोडक्ट एंड 19,000 पेड टुवर्ड्स द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम टू अ ट्रेडर। एक बात समझिए, एक सेक्शन होती है सेक्शन 40A सब सेक्शन 3, वो ये बोलती है कि इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन यू कैन नॉट मेक द पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000 इन कैश अदर देन बाय वे ऑफ द अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर आपने कैश में पेमेंट किया, बियरर चेक से पेमेंट किया, क्रॉस चेक से पेमेंट किया, वो डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन आपको पता है वहीं पे एक रूल होता है दैट इज द रूल नंबर 6DD, और रूल नंबर 6DD क्या बोलता है, कुछ एक्सेप्शंस देता है। एक्सेप्शंस में क्या क्या एक्सेप्शंस है, उसमें आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड वगैरह वो तो है ही। उसके साथ साथ में आपको एक चीज ध्यान रखना, वहां एक एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट को खरीदते हैं, मीट प्रोडक्ट को खरीदते हैं, फिश प्रोडक्ट को खरीदते हैं, हॉर्टिकल्चर एंड एपीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, और वो किससे खरीदते हैं, प्रोड्यूसर से खरीदते हैं। जो उसका प्रोड्यूसर है, कल्टीवेटर है, उससे अगर आप खरीदते हैं और उसको आप कैश में पेमेंट कर देते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो अलाउ हो जाएगा। तो जैसे फार्मर से आपने फूड ग्रेन खरीदा या फिर फिशरमैन से आपने फिश खरीदी और कैश में खरीदी है, आपने उसको पेमेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको अलाउ हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में एक बात समझिए, आपने टोटल 41,000 का खर्चा किया, लेकिन उसमें 22,000 है वो डायरेक्टली आपने प्रोड्यूसर ऑफ द डेयरी फार्मिंग को पेमेंट किया है। तो 22,000 का प्रोड्यूसर ऑफ द डेयरी फार्मिंग को प्रोडक्ट के लिए पेमेंट किया है, या फिर आप जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करते हो, डेयरी फार्मिंग के प्रोडक्ट के लिए अगर आप एनिमल्स खरीदते हो तो उस केस में आपका ये अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ड्यू टू द रूल नंबर 6DD
बट गाइज 19,000 जो आपने प्रिंटिंग के लिए पेमेंट किया है ये आपका डिसअलाउड होगा. सो हियर 19,000 विल बी डिसअलाउड एंड 22,000 इज अलाउड. सो कैन आई से दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी इनकम 19,000 पीएनडल के डेबिट में डाल रखा है, उसको हटाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आप ऐड करेंगे और यहां पे 19,000 है वो आप क्या करेंगे, डिसअलाउड कर देंगे. तो आप देखिए यहां पे 19,000 है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा. क्या लिखा है मैंने, disallowed under section 40A3 is attracted in respect of expenditure for which payment exceeding 10,000 in the day has been made in cash. Since expenditure of 19,000 towards the printing and stationery item is debited to the statement of profit and loss account, the same has to be added back. However, payment of 22,000 to the producer of dairy farming product is not disallowed since it is covered under the exception specified under rule number 6DD. चलिए उसके बाद अपन ऐड का एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, दैट इज द आपने 3,50,000 पेड to the contractor for carrying out the repair work at a factory premises. Tax was not deducted at source on this payment. Guys, अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं और आप उसका टीडीएस नहीं काटते हैं तो क्या होगा, मैंने आपको दो चीजें बताई हुई है यहां पे. अगर आपको सेक्शन याद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा. एक सेक्शन होती है सेक्शन 40 क्लॉज नंबर 1 का क्लॉज सब क्लॉज नंबर 1 होता है, एक तो 40 ए क्लॉज नंबर 1 और एक होता है सेक्शन 40 का क्लॉज नंबर ए सब क्लॉज नंबर 1 ए करके. अब एक बात समझना, यहां पे 40 क्लॉज नंबर 1 ये बोलता है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं एंड इफ यू हैव नॉट डिडक्टेड द टीडीएस इन करंट प्रीवियस ईयर और डिडक्टेड द टीडीएस बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा. लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू द रेजिडेंट, अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं और आपने अगर उसका टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, देन 30% ऑफ एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउड हो जाएगा. तो यहां पे मैं आपको बोलूं, आप 3,50,000 आपने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है. When nothing is given, then assume it is a resident contractor. When nothing is given, it is assumed that it is a resident contractor. So भैया यहाँ पे आपका 30% डिसअलाउड हो जाएगा. So 3,50,000 का आपका पेमेंट है, इसमें से आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है तो आपका 30%, so 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30% करेंगे, so it comes to your 1,05,000 आपका डिसअलाउड हो जाएगा. तो अगर आप आंसर में देखेंगे तो यहां पे मैंने 1,05,000 है ये आपका डिसअलाउड किया है ड्यू टू सेक्शन 40 clause A subclause 1A because it is payable to the resident contractor and if you have not deducted the TDS then 30% आपका disallowed हो जाएगा. चलिए उसके बाद 35,000 towards the expenditure or earning income from transfer of carbon credit. Guys, there is a one section 115 BBG करके, और सेक्शन 115 बीबीजी क्या बोलता है कि कार्बन क्रेडिट, इफ यू सेल द कार्बन क्रेडिट ना, देन दैट इनकम इज टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट ऑफ 10%. ओनली 10% दैट इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 10% टैक्स रेट लगता है. लेकिन आपको पता रहेगा ये ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है. ये ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है, मींस उसके सामने कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होते, उसके खर्चे अलाउ नहीं होंगे. कार्बन क्रेडिट पॉइंट अगर आप सेल करोगे उस पे जो भी इनकम होगी दैट ग्रॉस इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 10% स्पेशल टैक्स रेट. एंड गाइस एनी एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड. तो यहां पे आपने 35,000 का जो एक्सपेंडिचर पीएनडल के डेबिट में डाला हुआ है ये अलाउ नहीं होगा, इसको आप डिसअलाउड कर देंगे. इसको आप क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे. तो आप अगर एडजस्टमेंट में जाके देखेंगे तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट. देखिए क्या दे रखा है, expenditure for the transfer of carbon credit, income by way of transfer of carbon credit is chargeable to tax under section 115 BBG at a flat rate of 10%. No deduction is allowed under any provision of act in respect of any expenditure or allowance in relation thereto. Since expenditure is debited to the statement of profit and loss account, it has to be added while calculating your PGBP income. तो इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. चलिए उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं, दैट इज द कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्टोरल ट्रस्ट 3 लाख रुपीज बाय वे ऑफ द चेक. गाइज अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई भी डोनेशन देते हैं या पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देते हैं तो वो पीएनडल के डेबिट में नहीं आएगा. अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई डोनेशन देते हैं दैट इज नॉट अलाउड अंडर द पीएनडल डेबिट साइड, मींस पीजीबीपी के लिए इट इज नॉट अ अलाउएबल एक्सपेंडिचर. सेक्शन 30 टू 38 के एक्सपेंडिचर है वही अलाउ होते हैं. पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन ये अलाउ नहीं होता, लेकिन उसका डिडक्शन आपको 80 GGB में मिल सकता है इन केस ऑफ द
इंडियन कंपनी, एंड जीजीसी में मिल सकता है इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन. सो गाइज हियर कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट 3 लाख है, वो पीएनडल के डेबिट में डाला हुआ है. दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो यू हैव टू डिसअलाउड. सेकंड पॉइंट बोलता है एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट चार्ज इन द ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A of the Representation of People Act 1951, 40,000 paid by way of the check. Guys, this advertisement in the political party newspaper, that is also not allowed as deduction under the head PGBP. So मैं आपको एक बात बोलूं, यहाँ पे 3 लाख रुपीस एंड दिस 40,000 रुपीस, ये दोनों आपका पीजीबीपी में डिसअलाउड हो जाएगा, बिकॉज पीएनडल के डेबिट में डाल रखा है. इनको हटाएंगे तो आपका वापस से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. लेकिन इसका दोनों का डिडक्शन आप 80GGB में ले सकते हैं. एक और चीज यहां पे ध्यान रखना, 3 लाख एंड 40,000 का डिडक्शन आप 80GGB में ले सकते हैं. एक और चीज ध्यान रखना, यहां पे ये एडवर्टाइजमेंट चार्जेस है, एंड असेसी इज अ कंपनी. Assessee is a company, so as per the Companies Act 2013, whatever advertisement given in the newspaper or brochure of political party, it is treated as contribution to political party. It is treated as contribution to political party, so deduction under section 80GGB is allowed. But guys, for an example, instead of here Indian company, instead of company, for an example here, instead of company, if there was a partnership firm or there was an individual, then obviously this advertisement in the political party, that is not allowed under the head PGBP, as well as deduction under section 80GGC is also not allowed. 80GGC is not allowed. 80GGC is not allowed because 80GGB is applicable for companies, and if you check the Companies Act 2013, in Companies Act 2013 it is clearly mentioned that whenever company make the advertisement in the political party newspaper and all, it will be treated as contribution to the political party. That's why 80GGB is available. But guys, if there is any other assessee, then advertisement in the newspaper and brochure of political party and all, 80GGC is not allowed at all. You got my point or not? Yes. So can I say that this 3 lakh and 40,000 will be disallowed under the head PGBP, and deduction will be allowed under section 80GGB. So here if you check the solution, so in solution here, contribution to electoral trust, I have disallowed that 3 lakh rupees, as well as the advertisement in the brochure of political party 40,000 is disallowed while computing your PGBP income. But guys, I have claimed the 3 lakh 40,000 deduction under section 80GGB. So if you check the deduction part, that is given on the last page, obviously last part. So here, that is the deduction under chapter 6A. So here 80GGB, contribution by company to electoral trust as registered political party is allowable as deduction since the payment is made otherwise than by way of cash. Expenditure incurred by Indian company on advertisement in the brochure published by political party and tantamount to contribution to such political party, and 3,40,000. Here a deduction is allowed under section 80GGB under chapter 6A. After that, next adjustment पे चलते हैं, and next adjustment is related to the adjustment number 9. This adjustment says that interest on term loan obtained from the cooperative bank. Cooperative bank is a scheduled bank. Always remember, scheduled bank is include the cooperative bank. Cooperative bank is always a scheduled bank. जितनी भी cooperative bank आपको दिखती है, सारस्वत बैंक वगैरह, जितनी भी cooperative bank दिखती है, this all banks are the like scheduled bank. So interest on term loan obtained from cooperative bank not paid before the due date of filing of return of income. Due date of filing of return is 30th October. It should be 31st October. 31st October 2022, 2,60,000. So there is a cooperative bank. Cooperative bank से आपने लोन लिया था, उसका जो इंटरेस्ट है 2,60,000 का आपने पे नहीं किया है, और आपने पे नहीं किया तो ये डिसअलाउड हो जाएगा. एक सेक्शन होती है 43B. इफ यू रिमेंबर 43B, दैट टांग अड़ाने वाली सेक्शन, जो साउथ इंडिया स्टूडेंट है, दैट मुख्य नाले कांदे सेक्शन. So you know that there is a one section, that interfering section, and that section says that if you have taken, there were a 5-6 payment, you know that one is the taxes, duties and cess, one is the bonus and commission to employee, one is the railway asset used, one is the employer contribution towards RPF, SPF, and one was the leave salary, and one point was related to the, if there is a loan taken from the scheduled bank or PFI or SFC or SIIC or NBFC, means loan taken from the scheduled bank or public financial institution or state financial corporation or state industrial investment corporation or NBFC, then interest has to be paid up to the due date of return filing. Then only that interest is allowed, otherwise that interest will be disallowed. So guys, here cooperative bank is always a scheduled bank. This 2,60,000 interest will not be allowed as deduction because it is not paid up to the due date of return filing. So here if you check that 2,60,000 I have disallowed. Here 2,60,000 I have disallowed due to section 43B because it is not paid up to the due date of return filing, up to the due date
date of return filing. Now next part is next adjustment is related to the actual contribution to pension scheme of the employee. Pension scheme means your NPS, new pension scheme. Guys, always remember, whenever employer give the contribution towards the pension scheme, new pension scheme, or it is also known as the central government pension scheme, or it is also known as the national pension scheme. So if any contribution made by employer to the pension scheme, it is allowed as deduction. But guys, there is a one condition in the PGBP section 36. If you remember, in 36 it is written that whatever contribution made by employer or 10% of salary, whichever is lower, means that is allowed only up to the 10% of salary. Now salary information is given or not? I think in the additional information I have given the salary information. So if you check, there is a point number 5, additional information, point number 5. That is the eligible salary and dearness allowance for the pension scheme referred under section 80 CCD is 10 lakh. So guys, can I say that maximum 1 lakh deduction is allowed? Maximum 1 lakh deduction is allowed because 10 lakh rupees is a salary multiplied by 10%. So 1 lakh deduction is allowed, and here they have debited 1,50,000 in the P&L debit side. So 1,50,000 debited to the P&L debit side. So can I say that 50,000 will be disallowed? So here 50,000 will be disallowed. So guys, here 50,000 is going to be disallowed. So here if you check, then here 50,000 is going to be disallowed. How? So contribution towards the pension scheme of the employee, contribution towards the pension scheme referred to in section 80 CCD of the employees is allowed only to the extent 10% of salary of employee in the previous year, that is 1 lakh rupees, that is 10% of 10 lakh. Therefore, the excess contribution of 50,000 is disallowed due to section 36(1) clause number 4A. You got my point or not? Yes. Now next adjustment. Next adjustment is related to the adjustment number 11. Now what this adjustment number 11 says that the amount of employee benefit included a sum of rupees 4,41,000 in respect of bonus payable to employee. So guys, in case of bonus also, that section टांग अड़ाती है, ठीक है? That section is मुख्य नाले कांदे, that section is interfering 43B. In the previous year, 21-22, your previous year, the company and its employee union had some dispute over the payment of the bonus. Means company and employee union having the dispute. In order to avoid the late payment of bonus, the company form a trust and transfer the amount of bonus payable to employees of that payable to employee of that employee to the trust. Means they have transferred to the trust. The dispute was settled in the month of November 2022. And the trust paid the amount of bonus to employee on the 30th December 2022. Hey guys, you know that there was one Shashun Chemicals, there was one case law. And in case law, I have mentioned that if anything is transferred to the trust, and from trust, if it is transferred to the employee up to the due date of return filing, then it is allowed in the current year. Otherwise, it will not be allowed in the current year. So guys, in this particular case, like what happened, like 4,41,000 bonus they have transferred to the trust, but guys, dispute resolved after some time, and in 30th December 2022 it is paid to the employee. So can I say that it is paid to employee after the due date of return filing? So that case law will not apply here, because case law says that if it is paid up to the due date of return filing, then it is allowed in the current year. Otherwise it is not allowed in the current year. So in simple language, can I say that 4,41,000 will be disallowed in current year due to section 43B? So due to section 43B, this 4,41,000 will be disallowed. So if you check the solution here on the page, this page I have mentioned here, that is the 4,41,000 is going to be disallowed. Why? Bonus transfer to the trust for making payment to the employee after settlement of the dispute. But guys, always remember, in this case, if they clearly mention that till 31st October 2022, if it is actually paid to the employee, if it is actually paid to the employee by the trust, then it could be allowed, then it should be allowed here. The bonus would be allowable as deduction under section 36(1)(2) even though the amount of bonus payable was initially remitted to the trust created for the purpose of avoiding the late payment of bonus, provided actual payment of bonus is made to employee on or before the due date. However, since the present case actual payment of bonus to employee is made on 30th December 2022, that is after due date of return filing, that is 31st October 2022, deduction under section 36(1)(2) would not be allowable merely because the amount was remitted to the trust before the stipulated due date, since the same has been debited to profit and loss account, so it has to be added back, means it will be disallowed. After that, next adjustment, adjustment number 10 पे चलिए. So not 10, it's 12.
Other expenses include 1,45,000 is expenditure on the CSR. Guys, corporate social responsibility expenditure is not a business expenditure. It is clearly mentioned under section 37. So 37 में ये clearly mention किया हुआ है कि अगर आपका कोई भी like CSR का expenditure it is not a business expenditure, आप उसको disallowed कर दीजिए. तो जो CSR का expenditure है उसको आप क्या कर देंगे, disallowed कर देंगे. तो इसको आप क्या कर दीजिए, disallowed कर दीजिए. मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है. तो चलिए, तो CSR का expenditure है, आप देखेंगे यहां, चलिए बार बार देखते ही चलते हैं. तो CSR का expenditure it is not a CSR expenditure is not your business expenditure. It has to be disallowed. That is given clearly under section 37. So 37 says that it is not a business expenditure, so it has to be disallowed. Now next point says that आपका adjustment number आपका 13 पे, चलिए क्या दे रखा है. During the previous year 21-22, the assessee entered into the agreement with the BAT Limited. As per the agreement, BAT Limited has agreed to not to engage in business of printing, and the assessee paid the 11 lakh without deduction of tax at source on 1/6/2021 as a non-compete fees. Now guys, what happened here basically in this particular case, लाइक यहां पे नॉन कंपीट फीस पे किया है. एक चीज समझना, व्हाट व्हेनेवर यू रिसीव द नॉन कंपीट फीस इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी. व्हेनेवर यू रिसीव द नॉन कंपीट फीस, आप बिजनेस नहीं करेंगे, प्रोफेशन नहीं करेंगे, उसके लिए आपको कोई भी पैसा मिलता है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी. बट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाटएवर नॉन कंपीट फीस यू हैव पेड, व्हाट विल हैपन विद दैट अमाउंट. सो गाइस, देयर आर टू हाई कोर्ट जजमेंट एंड टू कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट. One high court says that whatever non-compete fees na, that is a revenue expenditure. That is the revenue expenditure directly debit to the P&L account, means 11 lakh directly debited to the P&L account, means it is a revenue expenditure. But one more high court says that no, non-compete fees is basically a capital in nature and it will be treated as your intangible asset and claim depreciation at the rate 25%. Claim depreciation at the rate 25%. Claim depreciation at the rate 25%. That is the second high court judgment. So guys, आप दोनों में से कोई भी जजमेंट को एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं. एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और एग्जामिनर ने दोनों ऑल्टरनेटिव व्यू दिया था, बट उन्होंने जो स्टेटमेंट में व्यू दिया था वो ये दे रखा था कि 11 lakh is totally allowed as revenue expenditure, no issue at all. But guys, in this particular case they have not deducted the TDS, so can I say that 30% will be disallowed? So 30% will be disallowed. So 11 lakh rupees multiplied by 30%, it comes to the 3,30,000 that will be disallowed if you claim as a revenue expenditure. So here in the adjustment, if you check, that is related to the BAT Limited, non-compete fees of BAT Limited 3,30,000 they claim as a revenue expenditure. So here, on account of payment of non-compete fees, the company does not acquire any business. The profit making apparatus remain the same. There is no new business or new source of income. Therefore, the expenditure has to be treated as revenue in nature. And since company has not deducted the TDS on the like non-compete fees, you have to deduct TDS under section 194J. They have not deducted the TDS, so 30% will be disallowed. But guys, this particular judgment is given on the basis of that particular case law. इस case law के basis पे उन्होंने दिया है मद्रास हाई कोर्ट का. But there is a one more case law, that is the contradictory judgment of the, I think, Gujarat High Court. Gujarat High Court, there is a contradictory judgment and Gujarat High Court says that no, it will be treated as a capital asset. And अगर आप capital asset treat करते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर आप capital asset treat करते हैं तो उस केस में, अगर आप capital asset treat करते हैं तो capital asset के केस में अगर आप capital asset treat करते हैं तो उस particular केस में क्या होगा, आपको 25% depreciation मिलेगा. आपको 25% है वो depreciation मिलेगा. You got my point or not? Yes. So this is the adjustment of the BAT Limited adjustment. Now next part. In order to expand its overseas business, the company plan online advertisement campaign for which engage that Fastex Inc., a London-based company not having PE in India, and paid 5 lakh for the service avail. No tax or TDS has deducted by the company. Guys, यहाँ पे किसी नॉन रेजिडेंट से आप एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेते हैं, नॉन रेजिडेंट से आप एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेते हैं और उसका इंडिया में कोई भी PE नहीं है, यू नो दैट यू हैव टू डिडक्ट द इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ द 6%. आपको 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना था, यहां पे आपने 6% का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया है, तो उस केस में आपका ये 100% डिसअलाउड हो जाएगा. तो यहां पे 5 लाख रुपीस का आपका जो है ये वाला एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज 100% डिसअलाउड. दिस एडजस्टमेंट इज गिवन इन द इक्वलाइजेशन लेवी टॉपिक. आपने मैंने पढ़ाया था इक्वलाइजेशन लेवी, उसमें ये दे रखा है इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट में कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट करते हैं, यू हैव टू डिडक्ट द इक्वलाइजेशन लेवी एंड पे टू गवर्नमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग. देन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट expenditure is allowed in the current year, otherwise it is not allowed at all. So 5 lakh will be disallowed. So if you check the solution here on this particular page, here it is a 5 lakh is disallowed due to the
equalization levy concept section 40 clause A sub clause 1B. Now next adjustment, that is the adjustment number your 15. The company has made the provision for gratuity based on actual valuation of the 5 lakh. Actual gratuity paid amounting to rupees 1,20,000 during the financial year 21-22 was debited to the provision for gratuity amount. Guys, you know that there is a one section 40A subsection 7, and 40A subsection 7 says that in income tax provision for gratuity is not allowed. Provision for gratuity is not allowed even that provision is made as per the actuary valuation. Even your provision is made as per actuary valuation, then also provision for gratuity is not allowed at all. Provision for gratuity is not allowed. कौन सा gratuity allowed होता है? If actual gratuity is paid, that is allowed. और if there is a contribution to the approved gratuity fund, that is allowed. या फिर ऐसा कोई gratuity है जो करंट ईयर में ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, ऐसा कोई gratuity है जो करंट ईयर में ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, तो वो वाला gratuity अलाउ हो जाएगा. अदरवाइज आपका gratuity का प्रोविजन अलाउ नहीं होता. तो मैंने क्या बोला? प्रोविजन फॉर gratuity नॉट अलाउड. एक्चुअल gratuity पेड इज अलाउड. अप्रूव्ड gratuity फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो अलाउ होगा. या फिर ऐसा प्रोविजन है जो gratuity ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है, योर gratuity इज ऑलरेडी ड्यू, दैट प्रोविजन मींस करंट ईयर में जो एम्प्लॉय रिटायर हुए उनका जो gratuity है that will be allowed as deduction. You got my point or not? Yes. So in this particular adjustment, if you see that 5 lakh it is debited to P&L account, but actual gratuity paid is 1,20,000 and that was debited to the provision account. So can I say that the effectively 1,20,000 should be allowed in the P&L account? 1,20,000 should be allowed, but 5 lakh should not be disallowed. So can I say that 5 lakh minus 1,20,000, it comes to your 3,80,000. 3,80,000 will be disallowed. 3,80,000 will be disallowed because P&L के डेबिट में तुमने 5 लाख डाला हुआ है. डालना कितना चाहिए था? Only 1,20,000. So basically your 3,80,000 should be disallowed. So if you check the answer, in answer here it is written that 3,80,000 that is provision for gratuity is going to be disallowed. 3,80,000 आपका disallowed हो जाएगा. उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आप चलते हैं एड वाले में. द कंपनी हैज डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस ऑफ 20 लाख पेड टू रॉबर्ट आईएनसी अ फॉरेन कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइजी ऑन 16 August 2021. The relevant amount of the TDS has been deducted and deposited by the company on time. Guys, whenever you purchase the franchisee, then franchisee is not a revenue expenditure, it is your capital expenditure. This franchisee fees is not a revenue expenditure, it is a capital expenditure and it is treated as the intangible asset. And guys, on that intangible asset obviously 25% depreciation is allowed. So can I say that when you already debited 20 lakh to P&L account, so it will be disallowed? आपने P&L के डेबिट में 20 लाख डाला हुआ है, it will be disallowed and depreciation at the rate 25% will be allowed. And here it is put to use for the more than 180 days. So 180 days or more. So because 16 August 2021 को आपने ये फ्रेंचाइजी फीस पे कर दिया, तो कुल मिला के मैं आपको बोलूं आपको इस पे पूरा 25% डेप्रीशिएशन मिलेगा. सो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 25% डेप्रीशिएशन, इट्स कम्स टू द 5 लाख. सो 5 लाख का आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा. सो आप दो इफेक्ट दे सकते हैं, या तो आप 20 लाख पूरा ऐड कर दीजिए, 20 लाख पूरा ऐड कर दीजिए और 5 लाख का फिर डेप्रीशिएशन आप लेस करिए, या फिर आप 15 लाख है वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो चलिए अगर आप इस एडजस्टमेंट के यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलेंगे तो देखिए सॉल्यूशन में क्या दे रखा है. सिर्फ मैंने 15 लाख है वो ऐड किया है बिकॉज आईसीआई के ये सॉल्यूशन है, ये सब मैंने आईसीआई के लाइन में गया हूं करके. ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस. Franchisee is an intangible asset eligible for depreciation as per section 32. Since one-time franchisee fees of 20 lakh paid for obtaining franchisee has been debited to the profit and loss account, the same has to be added back while computing the business income. But guys, whatever the franchisee depreciation 25% is on the 20 lakh, that is the 5 lakh depreciation will be allowed. So effectively 15 lakh has to be disallowed. आपको 15 lakh है वो आपको disallowed करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है करके. ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना. नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं और नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका इस एडजस्टमेंट नंबर 17. The company lost cash of 12 lakh due to the theft when it was withdrawn from the bank and taken to the administrative office. It is not insured and hence fully charged as revenue expenditure. Guys, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी कैश है वो आपका गुम जाता है, मींस कैश लॉस हो जाता है या फिर कोई चोरी करके चला जाता है करके, एनी लॉस इज ड्यू टू थेफ्ट ऑफ द कैश, इट इज अलाउड एज डिडक्शन. एक पुराना बहुत पुराना एक जजमेंट है एंड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट इट इज अलाउड एज डिडक्शन. आप उसको P&L के डेबिट में डाल सकते हैं. तो यहां पे दिस 12 लाख इज ऑलरेडी डेबिटेड टू द P&L डेबिट साइड.
इट इज ऑलरेडी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, तो और आपको फर्दर एडजस्टमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं एड में, बट आपको अमाउंट नील लिखना पड़ेगा और वहां पे आप डिस्क्रिप्टिव नोट में लिखेंगे कि इट इज अलाउड एज डिडक्शन, ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मैंने दे रखा है एडजस्टमेंट। तो देखिए, लॉस ऑफ कैश इन ट्रांजिट फ्रॉम द बैंक to office on account of the theft, any loss from the theft or deceit or embezzlement, etc., deductible if it is incidental for carrying on the business, since the loss is due to the theft which took place when the cash was withdrawn from the bank and taken to administrative office. It is incidental to the business and thus allowed as revenue expenditure, since the same has already been debited to P&L account, so no further adjustment is required in this particular case. Now next adjustment is adjustment number 18. 18 जो एडजस्टमेंट है वो क्या बोलता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख ऑफ द मंथ ऑफ मार्च वर रेमिटेड ऑन द 8th जून 2022। गाइस ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ना, आरपीएफ में, ईपीएफ में, मींस आरपीएफ हुआ ये, ठीक है, एसपीएफ में, आरपीएफ में, एजीएफ में, एएसएफ में, मींस स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एज वेल एज द लाइक अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड एंड न्यू पेंशन स्कीम एंड ऑल, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। बट यहां पे सेक्शन 43 भी टांग अड़ाती है, दैट इट हैज टू बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मींस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको पे करना रहेगा। एक बात बताइए, आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट कब आएगी? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आपकी जो आएगी, दैट विल बी 31st October 2022। इट इज ऑलरेडी पेड ऑन द 8th June 2022, so before due date of return filing it is already deposited, so it is allowed as deduction, there is no adjustment is required। but guys always remember, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का अगर आपने कुछ कलेक्ट किया है और वो कंट्रीब्यूशन है, तो दैट यू हैव टू डिपोजिट अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड, आपको फंड की ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ेगा। और ईपीएफ का ड्यू डेट क्या रहता है पता है? नेक्स्ट मंथ का 15। अगर आप जमा नहीं कराते हो तो वो आपकी इनकम बनेगी, वो आपकी क्या बनेगी? इनकम बनेगी। तो अगर आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, दैट हैज टू बी डिपोजिटेड अप टू ड्यू डेट ऑफ दैट फंड टू दैट फंड अकाउंट, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। बट योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इट कैन बी डिपोजिटेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करा दिया, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले जमा करा दिया, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, तो ऑब्वियसली देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट। एंड यहां पे मैंने डैश लिखा है, दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द ईपीएफ, सिंस इट इज एज पर सेक्शन 43B, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ इज अलाउड एज डिडक्शन सिंस द सेम हैज बीन डिपोजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). सिंस द सेम हैज बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इन द एड पार्ट, and next adjustment is adjustment number 19. The company had provided an amount of 20 lakh being the sum estimated as payable to the worker based on the agreement to be entered with the worker union towards the periodical wage revision once in the 3 year, and the provision is based on the fair estimation of the wage and reasonable certainty of revision once in the 3 year. Guys, there is a ICDS number 10 and ICDS number 10 is related to provision. क्वेश्चन ये आता है कि प्रोविजन P&L के डेबिट में जाएंगे या नहीं। मैं बता दूं, प्रोविजन फॉर जो ग्रेचुइटी है वो तो डिसअलाउड क्लियरली बोला हुआ है सेक्शन 48 सबसेक्शन 7 में, बट गाइज अदर प्रोविजन विल बी अलाउड इफ इट इज अ रीजनेबली सर्टेन। As per the ICDS number 10, if it is reasonably certain, then it is allowed as deduction. So guys, here this is reasonably certain. आप इन वर्ड्स को मार्क कर देना, reasonably certain लिखा हुआ है। अगर फेयर एस्टिमेशन ऑफ द वेज ऑन रीजनेबली सर्टेनिटी है उस प्रोविजन की, तो उस केस में वो अलाउ हो जाएगा। तो ये अलाउ हो जाएगा, ऑलरेडी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, सो नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। आपको और कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत इस पॉइंट पे नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टिक मार देता हूँ, चलिए कि ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। तो हियर प्रोविजन फॉर द वेज एज पर द ICDS नंबर 10, व्हेनेवर देयर इज अ रीजनेबली सर्टेनिटी, दिस रीजनेबिलिटी सर्टेनिटी वर्ड you should remember, if provision is reasonably certain, it has to be allowed as deduction. Since it is already debited to P&L account, there is no need of any further adjustment. Now next point is related to the expenses of 10 lakh on the foreign travel of 2 director for the collaboration agreement with the foreign companies for bravery project to be set up. The negotiation did not succeed and the project was abandoned. अब भाई हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है वो सेटअप करने वाले हैं, कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट है वो आप सेटअप करने वाले हैं, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। यहां पे आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस कौन सा है? एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो आपको फर्स्ट लाइन में दे रखा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो आपका प्रोडक्शन है कोई प्रोडक्ट का एंड मार्केटिंग ऑफ द डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। सो यू आर डूइंग द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। तो यहां पे जो ब्रेवरी प्रोडक्ट है वो तो आपका अलग ही है करके, ठीक है।
यहां पे जो आपका ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब एक चीज समझना, अगर आप इसके लिए कोई खर्चा करते हैं और वो एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। बट अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है और वो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट नहीं हुआ तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा और आपको अलाउ हो जाएगा। ऐसा आपको पता है, वो पीवीआर के केस लॉ में बोला हुआ है, दैट इज प्रिया विलेज रोड शो करके। उन्होंने क्या किया था कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर को वो मल्टीप्लेक्स में बनाना चाहते थे, दैट वाज रिलेटेड टू देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस, वो उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड था। तो आपका जो खर्चा है, अगर वो प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हुआ तो आपका खर्चा अलाउ हो जाएगा। बट अगर मान लो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो खर्चा डिसअलाउड होगा, वो अलाउ नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे जो ये 10 लाख है ना, इट शुड बी डिसअलाउड बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। बट नेक्स्ट पॉइंट, 6 lakh paid to the H Limited towards the feasibility study conducted for examination of proposal of technology advancement relating to existing business. However, the project was abandoned without creating a new asset. So always remember, अगर मान लो आप कोई प्रोजेक्ट चालू करने वाले, that प्रोजेक्ट पे कोई खर्चा करते हैं, feasibility study and all, but that project is not related to your existing business, तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। अगर वो abandon हो गया, अगर एक बात बताओ, वो प्रोजेक्ट चालू हुआ होता तो वो उसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बन जाता। अगर वो प्रोजेक्ट चालू हुआ होता तो उस प्रोजेक्ट का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बन जाता। बट अगर वो प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। बट एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है तो वो आपका अलाउ हो जाएगा। तो मैं बताऊं, यहां पे जो 6 लाख है वो आपका अलाउ होगा, बट 10 लाख है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्यूशन में जाके देखेंगे यहां पे, तो देखिए ये जो 10 लाख है ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। बट 6 लाख है वो आपका अलाउ हो जाएगा एज पर द केस लॉ ऑफ द प्रिया विलेज रोड शो, दैट इज पीवीआर के केस लॉ में ऐसा बोला था, ये आपका अलाउ हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगर अपन लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं जो डेबिट में डाला हुआ है, दैट इज इट इंकर्ड 3 लाख एक्सपेंडिचर फॉर द पब्लिक इशू ऑफ शेयर। Now public issue could not materialize due to the non-clearance of the SEBI and 2 lakh as expenditure for issue of bonus share of existing shareholder. Guys always ध्यान रखना, अगर आप IPO निकालते हो या FPO निकालते हो या राइट इशू निकालते हो, उसके खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो अलाउ नहीं होते। तो IPO, FPO एंड राइट इशू के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो अलाउ नहीं होते। लेकिन अगर आप बोनस शेयर निकालते हो, बायबैक निकालते हो, डिबेंचर एंड लोन का खर्चा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपको अलाउ हो जाएगा। तो यहां पे आपका इंटेंशन क्या था? आपका इंटेंशन, आप पब्लिक इशू निकाल रहे थे, तो पब्लिक इशू निकाल रहे थे और आपका वो पब्लिक इशू भले मटेरियलाइज नहीं हुआ, बट योर इंटेंशन इज टू रेज द कैपिटल। व्हेन योर इंटेंशन वाज रेज द कैपिटल, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सो 3 लाख इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, या वापस से आपका क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा, क्योंकि ये डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर बोनस शेयर पे खर्चा है तो बोनस शेयर का खर्चा अलाउ हो जाएगा। क्यों बोनस शेयर का खर्चा अलाउ होगा? बिकॉज बोनस शेयर की वजह से आपका कोई भी कैपिटल बेस नहीं बढ़ता है, ओनली इट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ योर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का कैपिटलाइजेशन हो जाता है, यहां पे कोई भी आपका कैपिटल बेस इज नॉट इंक्रीज, दैट्स व्हाई दिस 2 लाख इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन में 3 लाख को मैंने डिसअलाउड कर दिया है, 3 लाख को मैंने डिसअलाउड कर दिया है। और यहां पे मैंने आपका लास्ट नोट में यहां पे लिखा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ बोनस शेयर आर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अलाउड एज डिडक्शन। बट गाइस जो आपका पब्लिक इशू का एक्सपेंडिचर है, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू हैव टू ऐड बैक। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यहां पे आपके ऐड वाले एडजस्टमेंट है, दैट वाज टोटल 22 एडजस्टमेंट जो आपके एड में डाले हुए थे P&L के डेबिट में, वो देखिए। नाउ P&L के क्रेडिट साइड में क्या दे रखा है, देखिए। अनरियलाइज रेंट ऑफ 3,80,000 pertaining to the financial year 1819 1920 recovered during the year in respect of commercial property owned by the company which was sold by the company on 23rd March 2021। ऑलरेडी आप लास्ट ईयर उसको सोल्ड कर चुके हैं। अब एक चीज समझना, व्हेनेवर आपको अनरियलाइज रेंट का रिकवरी होता है करके, ठीक है, या फिर आपका अरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी होता है, ये आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। तो अनरियलाइज रेंट का रिकवरी या अरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी है, दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। एंड हाउस प्रॉपर्टी में इस पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड, इवन यू आर अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी नाउ और नॉट, दैट इज इररिलेवेंट। भले आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इररिलेवेंट है। इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24 का मिल जाएगा। तो मैं यहां पे एक बात बोलूं, ये 3,80,000 है। पहली चीज तो आपने P&L के क्रेडिट में डाल रखा है, इट इज नॉट अ बिजनेस income, so I have to remove this। सो मैंने P&L के क्रेडिट में डाल रखा है, तो मैं इसको पहले क्या करूंगा? लेस कर दूंगा। पहले मैं इसको लेस कर दूंगा बिकॉज इट इज आइटम कंसिडर सेपरेटली, एंड आफ्टर दैट 3,80,000 को मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले जाऊंगा और वहां पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लूंगा। तो आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे, तो 3,80,000 इट इज टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी एंड उस पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा और ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो जाएगा। और बिजनेस का जो P&L जो दे रखा है, बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करते टाइम आपने जो अनरियलाइज रेंट है, इस अनरियलाइज रेंट को
3,80,000 को आपने लेस कर दिया क्योंकि दिस इज नॉट अ बिजनेस इनकम, दिस इनकम इज बिलोंग्स टू योर हाउस प्रॉपर्टी, सो इट इज बेसिकली आइटम कंसिडर सेपरेटली। नाउ उसके बाद एक और पॉइंट पे चलते हैं, देखिए क्या दे रखा है यहां पे, डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी इंक्लूडिंग the expenditure of 20,000 incurred in earning such dividend is 1,60,000. So what they are saying that कि dividend from specified foreign company से आपको dividend मिला है 1,60,000 का, उसमें expenditure भी 20,000 है। अब एक बात समझना, इसमें ICAI का मानना यह है कि expenditure of 20,000 कहीं ऐसा नहीं दे रखा कि it is debited to P&L account. So 20,000 को डेबिट P&L में डाला या नहीं, अगर डाला होता तो डिसअलाउड कर देते, क्योंकि एक बात बताइए, जो स्पेसिफाइड कंपनी से, एक और चीज बता दो, डिविडेंड के सामने कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होते, डिविडेंड के सामने ओनली इंटरेस्ट अलाउ होता है। अगर आपने लोन लेके और इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में तो ओनली इंटरेस्ट अलाउ होता है, दैट शुड बी अप टू 20% ऑफ दैट पर्टिकुलर डिविडेंड इनकम, वो भी डिविडेंड इनकम का 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक बात बताइए, ये जो डिविडेंड इनकम है आपने P&L के क्रेडिट साइड में डाली हुई है, बट इट इज बिलोंग्स टू द अदर सोर्सेज, तो आप 1,60,000 को यहां से हटा देंगे और कहां ले जाएंगे, आप अदर सोर्सेज में ले जाएंगे। मिस 1,60,000 को आप यहां से हटा देंगे और कहां लेके जाएंगे, अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे। तो आप देखेंगे, तो मैंने क्या किया, यहां पे बिजनेस में से 1,60,000 को यहां से हटा दिया, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी बिजनेस में से हटा दिया, और इसको मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके गया। जब मैं अदर सोर्सेज का इनकम निकालूंगा तो अदर सोर्सेज में डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी है, वो मेरा अदर सोर्सेज का इनकम 1,60,000 बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रिसीव्ड फ्रॉम द हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फॉर मीटिंग आउट अ लॉस इन फॉरेन करेंसी, payment towards an importer of printing machinery valued 95 lakh used in the printing business installed on 15 December 2021 and put to use from that date. Guys, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, मैंने आपको एक सेक्शन बताई थी, अगर याद रहेगी तो 43A करके शायद, या 43A, हाँ 43A करके एक सेक्शन है। उस सेक्शन में क्या होता है कि इंडिया के बाहर से अगर आप कोई असेट खरीदते हैं, और वो इंडिया के बाहर से असेट खरीदते हैं या तो फॉरेन करेंसी लोन पे या फॉरेन सप्लायर क्रेडिट पे, तो जब भी आप उस फॉरेन करेंसी लोन का पेमेंट करते हैं या सप्लायर का पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट के टाइम पे अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस हुआ है, वो गेन और लॉस आपका जो है, गेन और लॉस हुआ है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, दैट हैज टू बी एडजस्टेड विद द ब्लॉक ऑफ असेट। एज वेल एज मैंने उसमें कॉम्पैक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उससे रिलेटेड, उस लॉस से रिलेटेड हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, वो हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट का लॉस और गेन है, दैट विल ऑल्सो बी एडजस्टेड विद योर कॉस्ट ऑफ असेट, मींस वो आपको ब्लॉक के साथ एडजस्ट करना है, उसको P&L के डेबिट क्रेडिट में नहीं जाएगा। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो ये 3 लाख रुपीस का आपका जो प्रॉफिट है, ये PGBP के क्रेडिट में डाला हुआ है, P&L के क्रेडिट में, उसको मैं हटा दूंगा। और दूसरी चीज, उसको असेट की वैल्यू में से कम करूंगा, मिस कॉस्ट में से कम करूंगा। इसी साल आपने खरीदा है, तो मैं बताऊं आपने कितने में खरीदा है, 95 लाख में खरीदा है, तो 95 लाख की आपकी कॉस्ट है, 3 लाख का आपका हैजिंग पे प्रॉफिट है, सो मैं बताऊं अब आपकी कॉस्ट 92 लाख रहेगी। तो इस साल आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 92 लाख पे मिलेगा। इस साल आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 92 लाख पे मिलेगा। और मैं बताऊं यहां पे पुट टू यूज है वो 15 दिसंबर 2021 को है, तो पुट टू यूज 15 दिसंबर 2021 पे है, 15 दिसंबर 2021 के है। और एक और चीज समझना, यहां लास्ट में दे रखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन द इंपोर्टेड प्रिंटिंग मशीनरी जो है वो एक्सक्लूसिव है, अभी तक इसमें कंसीडर नहीं किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक डेप्रिसिएशन दे रखा है बट उसमें इंक्लूड नहीं किया। तो एक बात बताइए, मुझे 92 लाख रुपीस का आपका कॉस्ट आ गया प्रिंटिंग मशीनरी जो इंपोर्टेड है, तो उस पर आपको एक तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, कौन सी रेट से, 15% की रेट से, और एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो भी मिलेगा, लेकिन 15% नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% नहीं मिलेगा, हाफ रेट से मिल जाएगा। वाई हाफ रेट से? बिकॉज इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो 92 लाख पे आपका हाफ रेट से डेप्रिसिएशन 7.5% और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेट से, मींस आपका 10% है, वो 92 लाख पे मिल जाएगा। तो देखिए 3 लाख पहले तो बिजनेस की इनकम से मैंने हटा दिया, तो आप देखिए आंसर में, तो जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर में देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये 3 लाख रुपीस है, ये बिजनेस का इनकम नहीं है, तो मैंने लेस कर दिया 3 लाख है व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। उसके बाद में मैंने 92 लाख पे जब डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम मैंने क्या किया, देखिए 92 लाख पे 7.5% आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ गया, 6,90,000। 6,90,000 इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 92 लाख मल्टीप्लाई बाय 7.5%, इट्स 6,90,000। एंड 92 लाख पे 10% की रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन आया 9,20,000, ये आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये आपको उस प्रिंटिंग वाली मशीनरी पे मिल जाएगा करके। अच्छा एडजस्टमेंट था ये वाला, ध्यान रखेंगे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक
इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स डिपॉजिट नेट ऑफ टीडीएस इज 1,35,000। एक बात बताइए, 1,35,000 का आपको इंटरेस्ट मिला है, दैट इज द नेट ऑफ टीडीएस है, मिस आफ्टर 10% ऑफ टीडीएस है और पीएनडल के क्रेडिट में डाल रखा है। तो पहली चीज तो ये अदर सोर्सेज की आइटम है। और एक बात बताइए, टीडीएस 10% कटता है तो 1,35,000 वॉट एवर यू हैव रिसीव दैट इज फॉर 90%, सो डिवाइड बाय 90% इट्स कम्स टू द 1,50,000 का आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो पहले तो 1,35,000 आपको क्रेडिट में डाल रखा है, उसको आप लेस कर दीजिए। क्रेडिट में डाल रखा है 1,35,000, इसको आप लेस कर दीजिए, पीजीबीपी का इनकम नहीं है, और अदर सोर्सेज में 1,50,000 आप ऐड कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे यहां पे, जब आप पीएनडल बना जो पीजीबीपी का इनकम निकाल रहे हैं, तो आप देखेंगे मैंने यहां पे इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट 135 लेस कर दिया, और 1,50,000 है वो मैंने कहां पे ऐड किया है, अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम निकालते टाइम आप देखेंगे यहां पे मैंने 1,50,000 है वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद में वापस चलते हैं और नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू वेरी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट। ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूड 5 लाख इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ द निटअप Limited for a period of 1st March 2022 to the 30th April 2022. The expenses incurred on the project till 31st March 2022 amounts to rupees 1,27,000, which is included in other expenses and debited in the P&L account. So guys, here what happened? Try to understand. ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैंने P&L के क्रेडिट साइड में 5 लाख का एक ग्रॉस रेवेन्यू डाला है किसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का, मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, सो दैट इज द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। और ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 1 मार्च 2022 को चालू हुआ और 30 अप्रैल 2022 को कंप्लीट होगा, और उससे रिलेटेड खर्चेज 127 है जो ऑलरेडी डेबिट में डाल रखे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको अगर थोड़ा बहुत याद रहेगा तो मैंने आपको एक सेक्शन 43CB पढ़ाई थी, शायद 43CB सेक्शन का नंबर था, उसमें यह लिखा हुआ है कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक चीज ध्यान रखना, अगर वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज से कम का है, मींस अगर वो 90 डेज या उससे 90 डेज से कम का है, तो उस केस में क्या होगा कि भैया उसका रेवेन्यू आपको उस ईयर में रिकॉग्नाइज करना है जिस ईयर में वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली तो हम पीओसीएम मेथड पे करते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, बट उसमें 2 एक्सेप्शन थे। एक तो तुम्हारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो 90 डेज या उससे ज्यादा का नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे उस ईयर में जिस ईयर में वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि भैया अगर मान लो आपका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है, तो उसको आप क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। तो यहां पे मुझे एक बात बताइए, आपने पीएनडल के क्रेडिट में डाल रखा है 5 लाख और यहां पे 127 डेबिट में डाल रखा है, तो नेट इफेक्ट मैं बताऊं आपका 5 लाख माइनस 127, सो नेट इफेक्ट 3,73,000 पीएनडल के क्रेडिट में डाल रखा है इस साल, लेकिन वो इस साल का रेवेन्यू नहीं है, वो रेवेन्यू अगले साल का बनेगा, क्योंकि रेवेन्यू आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब हो रहा है, इन द प्रीवियस ईयर 22-23। तो जब प्रीवियस ईयर 22-23 में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है तो अगले साल आप पूरा रेवेन्यू ले जाएंगे। तो 373 है, आप पीएनडल में पीजीबीपी का इनकम निकालते टाइम आप लेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहां पे लेस में मैंने लिया होगा दैट इज द 373 ये वाला। सो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपका 373 है, वो मैंने लेस कर दिया व्हाइल कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम, बिकॉज इट विल बी रिकॉग्नाइज इन द नेक्स्ट ईयर, मींस प्रीवियस ईयर 22-23 में ये आपका रिकॉग्नाइज होगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। Industrial power tariff concession of 5,40,000 received from government was credited to statement of profit and loss account. Guys, always remember any government grant मिलता है गवर्नमेंट से, it is taxable under the head PGBP। अगर बिजनेस की वजह से मिला है तो इंडस्ट्रियल पावर टेरिफ कंसेशन 540 है, रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट वाज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बिजनेस का इनकम है, आपने पीएनडल के क्रेडिट में ऑलरेडी डाल रखा है, तो इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो 540 इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पीएनडल अकाउंट, तो यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहां पे मैंने दे रखा है इंडस्ट्रियल पावर टेरिफ कंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, जो भी आपको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से वगैरह कोई भी सब्सिडी मिलती है, कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और कौन से ईयर में टैक्सेबल होता है, यू नो दैट इन द ईयर इन विच इट इज अक्रूड और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अब उसके बाद में एक और एडजस्टमेंट है, अगला वाला, ये एडजस्टमेंट शानदार वाला है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट ये वाला एडजस्टमेंट, हाँ। द कंपनी हैड मेड अ सेल ऑफ 20 लाख टू द मेसर्स ए कंपनी इंजीनियर्स अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, उसको हमने सेल किया था ऑन 10/10/2020। तो एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर 2021 में सेल किया था, ऑन 1 Feb 2021 लास्ट ईयर ही मींस 2021 में
10 लाख वॉज रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ बैड डेट्स। तो लास्ट ईयर 10 लाख राइट ऑफ कर दिया, 10 लाख राइट ऑफ कर दिया। आपने सेल कितने का किया था? 20 लाख का। तो एक बात बताइए, आपने उस साल में क्या किया था? बाय साइड में सेल किया था 20 लाख का, और इधर आपने बैड डेट्स कितने का डाल दिया? 10 लाख का आपने बैड डेट्स डाल दिया था, और 10 लाख तो भी आपके नेट प्रॉफिट में आया होगा। 10 लाख पे आपने टैक्स भरा होगा, 10 लाख पे आपने टैक्स भरा होगा। अब एक चीज समझना, हुआ क्या? वापस से, ऑन 1st Feb 2021 in last year only 10 lakh was written off and in the books of account as a bad debts due to the demise of sole proprietor। वो बंदा डेथ हो गया, ओम शांति ओम। The company could collect only 7 lakh towards the final settlement on 1st March 2022। in the current year the amount recovered was shown as bad debts recovery and credited in the statement of profit and loss account। एक बात बताओ, ये एडजस्टमेंट बड़ा ही शानदार वाला एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट बड़ा ही शानदार वाला एडजस्टमेंट है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने सेल कितने का किया था? 20 लाख का। आपने बेड डेट्स क्लेम कितना कर दिया? 10 लाख। मैं बताऊं, 10 लाख पे आपने टैक्स भर दिया। पहली चीज तो आपने 10 लाख जो मिला ही नहीं है उस पे आपने टैक्स भर दिया। मींस यू हैव पेड द टैक्सेस ऑन 10 लाख व्हिच यू हैव नॉट रिसीव्ड एट ऑल। नाउ गाइस, in final settlement you have received the only 7 lakh। so can I say that now the 7 lakh should not be taxable because you already paid the taxes on 10 lakh? मैं बताऊं, 3 लाख का बेड डेट्स और अलाउ होना चाहिए। 3 लाख का बेड डेट्स है वो आपको और अलाउ होना चाहिए। सो गाइस, यहां पे आपको दो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। पहली चीज तो आपने पीएनडल के क्रेडिट में जो 7 लाख डाल रखा है उसको आपको लेस करना पड़ेगा, बिकॉज इट शुड नॉट बी टैक्सेबल। बिकॉज 10 लाख पे आप टैक्स भर चुके हो यार। पहले आपका सेल 20 लाख का था, बेड डेट्स आपने 10 लाख का क्लेम किया था, बट 10 लाख पे यू ऑलरेडी पेड द टैक्सेस ना। नाउ यू रिकवर्ड ओनली 7 लाख। सो गाइस, 10 लाख पे ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं, 7 लाख का रिकवरी पे दैट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। एंड 3 लाख बेड डेट्स और अलाउ हो जाएगा। अभी 3 लाख का बेड डेट्स और अलाउ हो जाएगा। तो दो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एक तो 7 लाख जो क्रेडिट में डाल रखा है ना, उसको आप हटा दीजिए, उसको लेस करेंगे 7 लाख को, और 3 लाख का बेड डेट्स आपको और अलाउ हो जाएगा। तो आप अगर लेस वाले पार्ट में जाएंगे, आप अगर लेस वाले पार्ट में जाएंगे तो देखिए मैंने यहां पे दो एडजस्टमेंट किए हैं। पहली चीज तो बेड डेट्स रिकवरी शुड नॉट बी टैक्सेबल बिकॉज आपने 10 लाख पे ऑलरेडी टैक्स भर दिया था। अब 7 लाख मिला तो काय का टैक्सेबल? कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। और ये जो बेड डेट्स है 3 लाख का आपका और अलाउ हो जाएगा। दिस इज द गोल्डन एडजस्टमेंट, यू कैन से दैट। ये एडजस्टमेंट जब आता है तो बच्चे बड़ी गलती कर जाते हैं। ये गोल्डन एडजस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट जो क्रेडिट साइड में डाला हुआ है, the trade creditor of 5 lakh were outstanding for more than 5 years, there is no business relationship with them, the amount was unilaterally transferred to credit of statement of profit and loss account। गाइस एक बात बताइए, अगर 5 साल से आप कोई भी क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं और आपने पीएनडल के क्रेडिट में डाल दिया, तो यहां पे कौन सी सेक्शन लग जाएगी? एक सेक्शन होती है 41(1) करके, याद रहेगा। तो कि अगर मान लो आपने किसी भी खर्चे का डिडक्शन वगैरह ले लिया है और अब आपको वो लाइबिलिटी है उसका रेमिशन हो जाता है या सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाती है, सेसेशन और रेमिशन ऑफ द ट्रेडिंग लाइबिलिटी एंड ऑल, तो इट शुड बी टैक्सेबल। तो ये पीएनडल के क्रेडिट में डाला हुआ, क्रेडिट में डालना चाहिए, इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं बिकॉज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू द पीएनडल क्रेडिट साइड। तो आप देखेंगे इसका अपन ने कुछ भी नहीं किया होगा, यहां पीएनडल के क्रेडिट में डाला हुआ है तो सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी है वो आपका हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ओनली। अब आपके चालू होते हैं एडिशनल एडजस्टमेंट, और एडिशनल एडजस्टमेंट में पहला दे रखा है डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज 28 लाख एक्सक्लूडिंग द डेप्रीशिएशन ऑन इंपोर्टेड प्रिंटिंग एंड मशीनरी आइटम। सो प्रिंटिंग एंड मशीनरी पे मैंने बता दिया 92 लाख पे आपको डेप्रीशिएशन और 28 लाख डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल है, तो इसको आप लेस कर दीजिए। तो 28 लाख को अब आप लेस कर देंगे एज अ डेप्रीशिएशन। उसके बाद अब समझना कुछ और एडजस्टमेंट है, अच्छे वाले हैं। एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर allowed on due basis but paid in the current financial year in the cash on 18 Jan 2022 of 35,000। एक बात बताइए, एक सेक्शन हुआ करती है, अगर आपको नंबर याद रहेगा तो 40A सबसेक्शन 3A करके, ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर पहले आपने ड्यू बेसिस पे कोई खर्चा ले लिया था और करंट ईयर में आप 10,000 से ज्यादा का इन द कैश में आप पेमेंट करते हैं, मींस अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट करते हैं, तो ये इस साल की इनकम बन जाएगी। तो 35,000 है वो इस साल की इनकम बन जाएगी। तो आप देखेंगे इनकम वाला जो पार्ट है, मींस मैंने इसको ऐड किया होगा क्योंकि एडजस्टमेंट कहीं पे इसका इंपैक्ट नहीं दिया होगा। तो आप देखेंगे ये 30 अमाउंट टैक्सेबल बट नॉट क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन इस साल आपने कैश में पेमेंट किया 10,000 या उससे ज्यादा, तो वो इस साल की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी एज पर सेक्शन 40A क्लॉज नंबर 3A करके। अब उसके आगे क्या दे रखा है, चलिए
ऑडिट फीस ऑफ प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर दैट इज 2021 75,000 था। टीडीएस डिडक्टेबल बट नॉट पेड इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उस ईयर में टीडीएस काटा था बट नॉट पेड, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड। हाउएवर टीडीएस पेड ऑन 31st दिसंबर 2021। सो एक बात बताइए, लास्ट ईयर का कोई ऑडिट फीस था 75,000, उस पे टीडीएस काटा था बट गवर्नमेंट को अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पे नहीं किया था, तो मैं बताऊं 30% लास्ट ईयर में डिसअलाउड हुआ होगा। सो 75,000 का 30% लास्ट ईयर में डिसअलाउड हुआ होगा 22,500, एंड दिस 22,500 विल बी अलाउड इन द करंट ईयर, बिकॉज इन करंट ईयर आपने उस टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा करा दिया। इन करंट ईयर दैट टीडीएस इज पेड टू गवर्नमेंट, सो 30% जो लास्ट ईयर डिसअलाउड हुआ था इट विल बी अलाउड इन करंट ईयर। 22,500 है वो आपका करंट ईयर में अलाउ हो जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹5 लाख इंक्लूडिंग इन द नेट इंक्लूडेड इन द नेट प्रॉफिट। सो ऑब्वियसली आपका जो भी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट है अमाउंटिंग टू ₹4 लाख इंक्लूडेड इन द नेट प्रॉफिट, तो आपके नेट प्रॉफिट में आना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। तो देखिए एक तो आपका 22,500 आपका डिसअलाउड हो गया, तो 22,500 है वो, देखिए आपका 22,500 है वो मैंने क्या किया, डिसअलाउड किया था ये वाला, ये देखिए लास्ट ईयर डिसअलाउड हुआ था, इस ईयर आपका अलाउ हो जाएगा। और एक बात समझिए, जो कार्बन क्रेडिट का सेल वाला 4 लाख है इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ओनली, पीजीबीपी में टैक्स करिए, बट उस पर टैक्स लगाते टाइम आपको क्या करना है, 10% की रेट से टैक्स लगाना है। अगर टैक्स लगाने का बोला है तो 10%, और यहां लिखा हुआ है कि इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद अपन एडजस्टमेंट पे चलते हैं, अगले वाले एडजस्टमेंट पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द, ये आपका एडजस्टमेंट देखिए, ये भी एक गोल्डन एडजस्टमेंट है, क्या दे रखा है समझने की कोशिश करना। इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑनगोइंग मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर वाज अ क्लेम ऑफ एस्केलेशन ऑफ प्राइस टू द ट्यून ऑफ 8,50,000। कंपनी हैड फाइल अ लॉ सूट इन द ईयर 2019 में। In the previous year 21-22, the court gave its judgment in the favor of company. Company has received 2 lakh till 31st March 2022. Gross receipt of the profit and loss account included 2 lakh in respect of such claim. अब एक बात समझना गाइस, एक सेक्शन अगर आपको याद रहेगी तो एक सेक्शन होती है 143B करके, ये असेसमेंट प्रोसीजर वाले टॉपिक में दे रखी है। 143B 3 इनकम की बात करती है। एक तो आपको अगर लेट कंपनसेशन मिलता है ऑन द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट मिलता है उस पे, तो इंटरेस्ट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इन द ईयर इन विच दैट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, इन द ईयर इन विच दैट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। एक और पॉइंट उसमें ये बोलता था कि अगर आपको याद रहेगा कि गवर्नमेंट ग्रांट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज अक्रूड और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई एस्केलेशन क्लेम है या फिर आपका एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, एस्केलेशन क्लेम और एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच रीजनेबल सर्टेनिटी इज अटेन, इन द ईयर इन विच रीजनेबल सर्टेनिटी इज अटेन। सो एक बात बताइए, यहां पे बेटा प्रीवियस ईयर 21-22 में कोर्ट का जजमेंट आ गया और कोर्ट बोलती है कि आपको 8,50,000 मिलेगा, तो जब कोर्ट का जजमेंट आ गया तो आपको रीजनेबिलिटी सर्टेनिटी तो अटेन हो गई ना, आपकी रीजनेबल सर्टेनिटी आ गई। आपने सिर्फ 2 लाख की पीएनडल के क्रेडिट में डाला है, आपको 6,50,000 और पीजीबीपी का इनकम बनाना पड़ेगा। आपको जो 6,50,000 है वो और आपको पीजीबीपी का इनकम बनाना पड़ेगा, बिकॉज 8,50,000 का आपका क्लेम है, उसमें से आपने 2 लाख है वो ऑलरेडी पीएनडल के क्रेडिट में डाल रखा है, तो 6,50,000 है वो आपका और बिजनेस का इनकम बनेगा, बिकॉज आपकी रीजनेबल सर्टेनिटी है वो अचीव हो चुकी है। तो आप देखेंगे यहां पे एड वाले पार्ट में मैंने जहां इनकम ली है, यहां पे देखिए क्लेम ऑफ एस्केलेशन प्राइस इन रेस्पेक्ट ऑफ 6,50,000, जो 145B के हिसाब से मैं इसको 6,50,000 को और अपनी इनकम बनाऊंगा, बिजनेस की इनकम बनेगी। चलिए उसके बाद और एडजस्टमेंट क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। The company had obtained a loan of 5 lakh from Manu Textile Private Limited in which it holds 60% voting right. The accumulated profit of Manu टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लोन वाज 2 लाख। एक बात समझिए, अगर मान लो आप किसी भी लोन लेते हैं किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी से, ठीक है, और क्लोजली हेल्ड कंपनी आपको लोन देती है और आपके 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो वो आपके लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222E, और ये आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बात समझना, इसमें 5 लाख का लोन है बट उनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है दैट इज ओनली 2 लाख। सो कैन आई से दैट 2 लाख विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड? Here 2 lakh is going to be treated as deemed dividend and it is taxable under income from other sources। तो ये आपके लिए income from other sources में taxable हो जाएगा, पीजीबीपी में कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, it is directly taxable under income from other sources। Now next part, the assessee executed one contract of the value of 15 lakh for completed in current year। आपका current year में contract complete हो गया।
The contractee withheld the 20% of contract amount which would be released only after 2 years. The amount withheld not credited to the statement of profit and loss account. एक बात समझिए, आप अगर देखेंगे आईसीडीएस में भी मैंने पढ़ाया था, एज वेल एज बिजनेस में भी एक जगह बताया था कि रिटेंशन मनी आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है। अगर कोई भी रिटेंशन मनी है, मींस किसी कॉन्ट्रैक्टी ने रिटेंशन मनी काट के रखा है, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं बनाया रिटेंशन मनी, तो रिटेंशन मनी आपकी इनकम बननी चाहिए। तो यहां 15 लाख पे अगर आप रिटेंशन मनी देखेंगे तो 20% 15 लाख पे 3 लाख होता है। दिस 3 लाख शुड बी लाइक एडेड टू योर प्रॉफिट, मींस ये आपका बिजनेस का इनकम बनना चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहां पे आपका बिजनेस का इनकम है वो मैंने 3 लाख बनाया है। रिटेंशन मनी ये आपके आईसीडीएस में भी बोला हुआ है और सेक्शन 43C भी है उसमें भी बोला हुआ है, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो ये आपका जो है वो बिजनेस का इनकम बन जाएगा रिटेंशन मनी, मींस आपको ऐड करना है। उसके बाद में ये बड़ा इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट हैंडमेड है, मैंने बनाया है, ठीक है। देखिए, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरेटर इज 10 लाख। गवर्नमेंट ग्रांट मिला 10 लाख जनरेटर के लिए। द जनरेटर वाज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर प्रिंटिंग बिजनेस ऑन 1 जून 2021 फॉर द 35 लाख का आपने जनरेटर खरीदा है। अ सम ऑफ 5 लाख वाज पेड एज एडवांस बाय कैश टू द सप्लायर ऑफ जनरेटर। तो एक बात समझिए, 5 लाख का आपने कैश दिया था तो ये आपके एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि एक बात समझिए, एक एक्चुअल कॉस्ट वाली जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है सेक्शन 43(1) में, उसमें भी दे रखा है कि कोई भी कैपिटल असेट एक्वायर करते हो और उस पे अगर 10,000 या उससे ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हो, इट विल नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर एक्चुअल कॉस्ट। तो एक बात बताइए मुझे, पहली चीज, आपका जनरेटर 35 लाख का है, उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख मिला तो वो लेस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट है वो आपका जनरेटर असेट से रिलेटेड है, वो असेट की कॉस्ट में से लेस होता है। 5 लाख का आपने कैश में पेमेंट किया, वो भी लेस हो जाएगा। तो मैं बताऊं यहां पे आपका 20 लाख हुआ। अब एक चीज समझना, मैंने फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन और दी है। फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ असेट, आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड किए ट्रांसपोर्टर को 25,000 इन कैश। एक बात बताइए, 25,000 आपने कैश में पे किया ट्रांसपोर्टर को। एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टर को अगर आप पे करते हैं अप टू 35,000 वो अलाउ होता है, यहां पे नहीं। दैट इज अलाउड अंडर सेक्शन ओनली 48 सब सेक्शन 3 फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ऐसा नहीं है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई असेट एक्वायर करते हो उससे रिलेटेड आपने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया एंड इवन इट इज मोर देन 10,000 बट अप टू 35,000 तो भी आपका डिसअलाउड होगा, मींस ये आपके एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। सो यहां पे दिस 25,000 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एक्चुअल कॉस्ट। ये 25,000 एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा बिकॉज इट इज मोर देन 10,000। दैट 35,000 लिमिट फॉर द ट्रांसपोर्टर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेक्शन 48 सब सेक्शन 3, नॉट हियर। Here it is not applicable, only that was for the section 48(3). Here it is not applicable, okay? Here it is 10,000 limit only. And second is installation charges paid to Mr. Adil of 35,000 through Bhim UPI. So it should be cost of part. It should be part of your cost. So can I say that 20,35,000 is your cost, and on 20,35,000 आपको क्या मिलेगा? Depreciation मिल जाएगा, as well as the additional depreciation भी मिल जाएगा। तो ये आपका full year का asset है, तो यहाँ पे आपको depreciation भी मिलेगा, additional depreciation भी मिलेगा। किस पे? 20,35,000। तो आप अगर डेप्रीशिएशन वाले पार्ट में जाएंगे तो यहां पे देखिए मैंने दे रखा है, अगर आप डेप्रीशिएशन वाले पार्ट में जाएंगे तो ये देखिए 20,35,000 पे नॉर्मल डेप्रीशिएशन एज वेल एज द एडिशनल डेप्रीशिएशन दोनों आपने मैंने दे रखा है, और ये मैंने इंपॉर्टेंट बीबी का नोट दे रखा है, इस नोट को आप ध्यान रखिएगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन और एडजस्टमेंट पे चलते हैं, और क्या क्या एडजस्टमेंट बच गए। नेक्स्ट पार्ट, during the year 1 lakh equity share of 10 each was issued at 25 per share, but fair market value as per rule 11 UA of the income tax act is determined as 17 per share। guys ये closely held कंपनी है, और एक चीज समझना, closely held कंपनी अगर शेयर इशू करती है प्रीमियम पे तो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, डिफरेंस पे टैक्स लग जाता है 5627B में। एक सेक्शन अदर सोर्सेज में होती है अंडर सेक्शन 5627B। तो वो क्या होता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी, जो इसको एंजल टैक्स भी बोलते हैं, कि एंजल टैक्स के केस में क्या होता है कि यहां पे आपका 25 रुपीज में शेयर इशू किया है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 17 है, तो डिफरेंस कितना है आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। सो दिस 8 लाख शुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये कंपनी के हाथ में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, दिस एडजस्टमेंट इज ऑल्सो हैंडमेड एंड इट इज अ वेरी गुड एडजस्टमेंट। आप देखिए, an asset was purchased for 6 lakh on 17 November 2020
for conducting the scientific research and deduction was claimed under section 35 of the income tax act 1961। पहले आप डिडक्शन ले चुके हो सेक्शन 35 में। दिस असेट इज सोल्ड इन द करंट ईयर फॉर द 8 लाख। एक बात बताइए गाइस, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेट खरीदते हैं और अगर आप उस पर डिडक्शन ले लेते हो और उसको सीधा लेबोरेटरी से ही बेच देते हो तो क्या होगा? अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा तो मैंने ये बताया था वहां पे कि जो भी आपका सेलिंग प्राइस है और डिडक्शन है, विच एवर इज लोअर वाला, ये आपके पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 3। तो एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस आपका कितना है? सेलिंग प्राइस आपका 8 लाख है और आपका डिडक्शन कितना लिया था? 6 लाख। तो मैं बताऊं 6 लाख रुपया तो आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड गाइस 2 लाख का कैपिटल गेन भी होगा, क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट से ज्यादा है, कॉस्ट वाज 6 लाख रुपए, तो 2 लाख का आपका कैपिटल गेन भी होगा। तो यहां पे आपका 6 लाख तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा और 2 लाख का आपका कैपिटल गेन होगा। तो आप देखेंगे बिजनेस की इनकम जहां मैंने निकाली है वो बिजनेस की इनकम में सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट सेक्शन 41(3) के हिसाब से 6 लाख को आई हैव टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एंड गाइस यहां पे मैंने कैपिटल गेन भी कैलकुलेट किया होगा ऑन द 2 लाख रुपीस। आप देखेंगे तो यहां पे आपका कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन भी आपका 2 लाख है और उस असेट पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 ईयर्स से ज्यादा नहीं है, इसलिए शॉर्ट टर्म है। अगर 3 ईयर्स से ज्यादा होता तो लॉन्ग टर्म होता, तो यहां इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आता। इस 6 लाख पे आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी लेते। लास्ट एडजस्टमेंट, एंड लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ इज 2 लाख रिकवर्ड फ्रॉम देयर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में आपने एम्प्लॉय का ईपीएफ है, ये ध्यान रखना, अब एम्प्लॉय का ईपीएफ है, एंड शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड सन्ड्री क्रेडिटर वाज रेमिटेड और 31 मई। गाइस एक बात बताइए, मार्च का अगर ईपीएफ था तो आपको 15 अप्रैल तक जमा कराना था, 15 अप्रैल तक यू हैव टू डिपॉजिट टू द ईपीएफ अकाउंट बिकॉज एम्प्लॉय का है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। सो मैं बताऊं दिस 2 लाख विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम बिकॉज एम्प्लॉय का अगर आप कोई भी ईपीएफ वगैरह कट करते हो, अपने पास रखते हो, इट हैज टू बी डिपॉजिटेड इन दैट फंड अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड, otherwise it will be treated as your income. You got my point or not? Yes. So this is the completion of your question, guys. We took approx 1 hour and 15 minutes. 1 घंटा 15 मिनट लगा, बट क्वेश्चन वास्तव में जामफाड़ था या नहीं, जामफाड़ बोलते हैं, मतलब एकदम शानदार वाला क्वेश्चन था। कितने सारे एडजस्टमेंट मैंने इसमें डाल दिए, आप समझेंगे कि पीजीबीपी का मोस्ट ऑफ पार्ट इसमें रिवाइज हो जाता है। तो अगर आप ये बड़ा सा क्वेश्चन देख के जाते हैं ना, तो यहाँ आईसीडीएस के पार्ट भी आ गए, बाकी बहुत सारे पार्ट आ गए। बाकी मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बिकॉज दैट इज ओनली इन योर हैंड, और आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जितना आप अच्छे से कर सकते हैं आप करने की कोशिश करिए। आप अपना 100% दे दीजिए। जब एग्जाम दे देंगे ना, तो उसके बाद आप अपने आप से ये कहने के लायक रहे कि यार मैंने मेरा जितना होता था दे दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता था। इतना आप दे दीजिए, मैं आपको बोलता हूं आप आराम से क्लियर हो जाएंगे। इतना आप दे दीजिए कि आप अपने आप से ये बोल पाए कि यस आई कैन गिव दिस मच ओनली, मेरे इससे ज्यादा मेरे से हो ही नहीं सकता करके, ठीक है? उतना आप दे दीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है? चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।